इज़राइल और ईरान, ये दो नाम सुनते ही आज के दौर की सबसे खतरनाक दुश्मनियों में से एक का ख्याल आता है ना। तो आज हम इसी उलझे हुए रिश्ते को परत दर परत खोलकर देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये तनाव इतना ज़्यादा गहरा क्यों हो गया है। तो सवाल ये है कि ये देश आखिर दुश्मन बने ही क्यों? इस पूरी कहानी में अमेरिका का क्या रोल है, और सबसे जरूरी, इसका उन लाखों लोगों की जिंदगी पे क्या असर पड़ रहा है जो हर रोज इस तनाव के साए में जी रहे हैं। चलिए इन्हीं सारे सवालों के जवाब ढूंढते हैं। सबसे पहले तो एक बात साफ कर लेते हैं, ये कोई सदियों पुरानी दुश्मनी नहीं है। असल में एक वक्त था जब ये दोनों देश अच्छे दोस्त हुआ करते थे, लेकिन फिर इतिहास में एक ऐसा मोड़ आया जिसने सब कुछ हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। और वो साल था 1979। इस तारीख को याद रखना बहुत जरूरी है। इससे पहले इसराइल और ईरान के बीच काफी दोस्ताना रिश्ते थे, लेकिन 1979 में हुई ईरानी क्रांति ने मानो पूरी बाजी ही पलट दी। दोस्ती दुश्मनी में बदल गई और दोनों देशों के बीच सारे डिप्लोमेटिक रिश्ते टूट गए। ये बदलाव कितना बड़ा था, इसका अंदाजा बस इसी बात से लगाया जा सकता है कि एक तरफ जहां क्रांति से पहले दोनों देशों में अच्छी खासी दोस्ती थी, वहीं क्रांति के ठीक बाद ईरान की जो नई सरकार बनी, उसने इजराइल के खिलाफ एक बेहद सख्त और विरोधी रवैया अपना लिया। और इसी के साथ हम आज की असलियत में आ जाते हैं, जिसे कई एक्सपर्ट्स शैडो वॉर कहते हैं, यानी एक छद्म युद्ध। देखिए, ये कोई पारंपरिक जंग नहीं है जहां दो देशों की सेनाएं आमने सामने लड़ रही हों। नहीं, ये एक ऐसी लड़ाई है जो पर्दे के पीछे से गुप्त तरीकों से लड़ी जा रही है। इस शैडो वॉर के केंद्र में है ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम। ईरान हमेशा से कहता आया है कि उसका ये प्रोग्राम सिर्फ और सिर्फ शांतिपूर्ण मकसद, मतलब कि एनर्जी बनाने के लिए है। लेकिन इजराइल इसे अपनी नेशनल सिक्योरिटी के लिए सबसे बड़ा खतरा मानता है। उसे हमेशा ये डर लगा रहता है कि ईरान असल में परमाणु बम बना रहा है। तो फिर ये लड़ाई असल में लड़ी कैसे जाती है? इसका जवाब एक शब्द में है, प्रॉक्सी वॉर। अब ये प्रॉक्सी वॉर क्या होता है? इसका मतलब सीधा सा है कि दो बड़े देश सीधे सीधे आपस में नहीं भिड़ते। नहीं, वो किसी तीसरे देश में जाते हैं, वहां के विरोधी गुटों को सपोर्ट करते हैं, पैसा, हथियार सब कुछ देते हैं और उनके जरिए अपनी लड़ाई लड़ते हैं। बिल्कुल, ये एक शतरंज के खेल जैसा है, जहां असली खिलाड़ी तो पीछे बैठे हैं और अपने प्यादों को आगे करके पूरी बाजी खेलते हैं। और ईरान इस रणनीति का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करता है। वो लेबनान में हिजबुल्लाह को सपोर्ट करता है, गाजा में हमास को और यमन में हूथीस को। ये सारे गुट एक तरह से ईरान के लिए एक प्रॉक्सी फौज का काम करते हैं, जो इजराइल के खिलाफ लगातार मोर्चा खोले रखते हैं। जाहिर सी बात है, इजराइल भी इसका जवाब देता है। वो इन प्रॉक्सी गुटों के खतरे से निपटने के लिए सीरिया और लेबनान में लगातार हवाई हमले करता रहता है। वो उन ठिकानों को निशाना बनाता है जहां उसे शक होता है कि ईरान इन गुटों की मदद कर रहा है। अब इस पूरी कहानी में एक और बहुत बड़े और ताकतवर खिलाड़ी की एंट्री होती है, और वो है संयुक्त राज्य अमेरिका। सच तो ये है कि अमेरिका के रोल को समझे बिना इस पूरे संघर्ष को समझना लगभग नामुमकिन है। अमेरिका इजराइल का सबसे मजबूत और सबसे भरोसेमंद साथी है, और ये दोस्ती सिर्फ कहने के लिए नहीं है। अमेरिका हर साल इजराइल को अरबों डॉलर की सैन्य मदद देता है, अपनी सबसे एडवांस डिफेंस टेक्नोलॉजी देता है, खुफिया जानकारी शेयर करता है और पूरी दुनिया के सामने उसका मजबूती से पक्ष रखता है। लेकिन सरकारों और सेनाओं की इस बड़ी लड़ाई के बीच एक ऐसी कीमत है जो चुकाई जा रही है, जिसे अक्सर अनदेखा कर दिया जाता है, और वो कीमत चुका रहे हैं आम इंसान। जरा सोचिए, अरबों डॉलर इस संघर्ष ने पूरे इलाके के इंफ्रास्ट्रक्चर को इतनी बुरी तरह से तबाह किया है कि उसकी लागत अरबों में है। ये वो पैसा है जो शायद विकास, शिक्षा या स्वास्थ्य पर खर्च हो सकता था, लेकिन वो इस लड़ाई की आग में जलकर खाक हो गया। और देखिए, ये सिर्फ पैसों का नुकसान नहीं है, बिल्कुल नहीं। असली कीमत तो वो आम लोग चुका रहे हैं जो इस सबके बीच में फंसे हैं। उनके घर, स्कूल, अस्पताल सब मलबे का ढेर बन चुके हैं। खाने पीने की, बिजली की, हर चीज की कमी है। हर पल एक डर में जीना कि न जाने कब कोई मिसाइल हमला हो जाए। और लाखों लोग अपना घर बार छोड़कर शरणार्थी बनने पर मजबूर हो गए हैं। और ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए कि इस लड़ाई का असर सिर्फ मिडिल ईस्ट तक ही सीमित है। नहीं, जब भी यहाँ तनाव बढ़ता है तो इसका असर पूरी दुनिया महसूस करती है।
तेल की कीमतें आसमान छूने लगती हैं, दुनिया भर के शेयर बाजार डगमगाने लगते हैं और ग्लोबल सिक्योरिटी को लेकर चिंताएं बढ़ जाती हैं। ऐसे तनाव के माहौल में ना अफवाहों का बाजार बहुत गर्म हो जाता है। अक्सर ऑनलाइन ऐसी खबरें फैलती हैं कि दुबई जैसे शहरों पर हमला हो गया है या होने वाला है। लेकिन ये याद रखना बहुत ज़रूरी है कि इनमें से ज़्यादातर खबरें या तो गलत होती हैं या फिर सिर्फ अटकलें। ऐसे वक्त में सही जानकारी रखना बहुत अहम हो जाता है। तो इन सब के बाद हम आज कहाँ खड़े हैं? सच कहूं तो भविष्य बहुत अनिश्चित है और दांव पर बहुत कुछ लगा हुआ है, सिर्फ इन दो देशों के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए। आज हमने जो कुछ भी देखा और समझा, उससे एक बात तो साफ हो जाती है। ये सिर्फ इजराइल और ईरान के बीच की लड़ाई नहीं है। ये एक बहुत ही जटिल जाल है जिसमें ताकतवर सहयोगी देश, क्षेत्रीय लड़ाके और सबसे बढ़कर लाखों आम लोग फंसे हुए हैं जिनकी जिंदगियां हर रोज दांव पर लगी होती हैं। और आखिर में हम एक बहुत बड़े सवाल के साथ इस चर्चा को समाप्त करते हैं। जिस तरह से राजनीतिक तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है, क्या डिप्लोमेसी और शांति की कोशिशें भविष्य में एक बड़े और विनाशकारी युद्ध को रोक पाएंगी? इस सवाल का जवाब ही शायद इस पूरे क्षेत्र और दुनिया का भविष्य तय करेगा।